हेलो बच्चों। आज हमारा सेकंड क्लास है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड्स इन 4 चैप्टर पे। और पहली क्लास में हमने मोल्ड्स के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम यीस्ट के बारे में पढ़ेंगे और उनको देखेंगे कि वो मोल्ड से कैसे अलग होते हैं। हम दोनों की ही न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हमारे सभी क्वेश्चंस एमसीक्यू बेस्ड होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लास 8th में ही हम एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व करते हैं वो सीख जाएं। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज यीस्ट? यीस्ट किस तरह का ऑर्गेनिज्म है? क्या ये एक बैक्टीरिया है, यूनिसेल्युलर फंगस है, मल्टीसेल्युलर फंगस है, प्रोटोजोआ है या एल्गे है? तो बच्चों इसका आंसर है, यीस्ट जो है वो यूनिसेल्युलर फंगस है। बेटा हम मोल्ड्स के चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो मोल्ड्स होते हैं वो मल्टी सेलुलर फंगस होते हैं। कैसे याद कर सकते हैं? एम से मोल्ड्स, एम से मल्टी सेलुलर। ठीक है। जो यीस्ट है वो एक सिंगल सेल का बना होता है। देखो ये हमारा एक यीस्ट सेल है। यीस्ट सेल एक यूकैरियोटिक सेल है, यानी कि उसके पास एक सेल वॉल होगी, एक सेल मेम्ब्रेन होगी, एक ट्रू न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होंगी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये वाली मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होंगी। तो बच्चों इसका आंसर है कि यीस्ट जो है वो एक यूनिसेलुलर फंगस है। बच्चे सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स यीस्ट सेलुलर स्ट्रक्चर? क्या यीस्ट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास फिलामेंटस स्ट्रक्चर है? क्या ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास एक सेल वॉल है और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है? ऑप्शन सी, क्या ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल भी है मगर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है? तो बच्चे इसमें क्या आंसर है? तो इसका आंसर देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है, क्या इसके पास क्या मल्टी सेलुलर है? नहीं, हम ये पढ़ चुके हैं कि जो सिर्फ मोल्ड है, एम से मोल्ड, एम से मल्टी सेलुलर। मोल्ड जो है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। अब यीस्ट का स्ट्रक्चर, ये हमारा यीस्ट है और जबकि ये हमारा मोल्ड है। एक यीस्ट एक सिंगल सेल का बना होता है, जबकि जो एक मोल्ड है उसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। यीस्ट में फिलामेंट्स नहीं होते, हाइफे नहीं होते, माइसीलियम नहीं होता, जबकि जो हमारे मोल्ड्स हैं उसमें ये हाइफे हैं और ये हाइफे आपस में इंटरलिंक होके हमारे माइसीलियम बनाते हैं। तो ऑप्शन ए तो हमारा गलत ही हो गया। अब ऑप्शन बी और सी देखते हैं। देखो यूनिसेलुलर है, सेल वॉल भी है। फर्क क्या है दोनों ऑप्शंस में? ऑप्शन बी में कह रहा है कि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं और ऑप्शन सी कह रहा है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं है। तो बच्चा जो यीस्ट है वो एक हमारा यूकैरियोटिक सेल है, उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होती हैं, उसमें न्यूक्लियस होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या हैं आप आगे वाली क्लासेस में पढ़ोगे। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज हैं। ये ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके बाहर मेम्ब्रेन्स होती हैं। तो इसका आंसर बच्चे क्या हुआ? इसका आंसर हुआ ऑप्शन बी। यीस्ट एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसके पास एक सेल वॉल भी है और इसके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द यीस्ट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा यीस्ट है? देखो फर्स्ट फिगर पे आते हैं। एनसीईआरटी से में हमने ये फिगर्स ली हैं। ये फर्स्ट फिगर अगर हम देखें, ये हमारा एक सेल है, ये हमारा एक सेल है, ये हमारा सेल है। तो ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है जो भी है। ये एक्चुअली हमारा एक फंगस है। कौन सी फंगस? मल्टी सेल्यूलर फंगस। ये हमारा एस्परजिलस है। ओके। कमिंग टू बी। बी जो है अगेन 1 2 3 4 5 6 इतने सारे सेल्स का बना हुआ है। ये भी एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ऊपर जो हम इन दोनों फिगर्स में देख रहे हैं छोटे छोटे, ये हमारे स्पोर्स हैं। इनफैक्ट ये मल्टीसेलुलर फंगस जो है हमारा पेनिसिलियम है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, पेनिसिलियम एक तरह की फंगस है। दिस इज पेनिसिलियम। अगर ये वाला हम फिगर देखें, ये हमारा एक सिंगल सेल है, इसमें ये न्यूक्लियस है, ये हमारी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है और ये हमारा एक वैक्यूल है। तो ये एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है। ये हमारी यीस्ट है। कमिंग टू दिस, ये हमारा ब्रेड मोल्ड है, इसमें ये हमारा हाइफे है
और ये हमारा जो स्पोरेंजियम है जिसमें छोटे 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 स्पोर्स हैं। ओके, तो इनमें से अगर हम देखें एक ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, ऑप्शन सी, विच इज यीस्ट। ओके, सो आंसर इज, इसका क्या हुआ बच्चों, इसका आंसर है सी, दिस इज द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन यीस्ट या मोल्ड। देखो यीस्ट या मोल्ड में किस तरह की न्यूट्रिशन होती है, क्या फोटोसिंथेटिक होती है, सैप्रोफिटिक होती है, पैरासिटिक होती है, हेटेरोट्रॉफिक होती है, या बी एंड डी दोनों तरह से होती है। तो इसका आंसर क्या है जब हम पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट है फोटोसिंथेटिक। हमें मालूम है कि कोई भी फंगस ले लो उसमें क्लोरोफिल नहीं होता, जिसके कारण फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती, तो हमारा फोटोसिंथेटिक तो नहीं हो सकता। हमें यह भी मालूम है कि फंगस एक पैरासाइट नहीं है, तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन नहीं होता। तो आंसर इसका क्या हुआ, ये एक सैप्रोफाइट है। ओके, सैप्रोफाइट है यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर डिपेंड करती है, सैप्रोफाइट है। हमें मालूम है कि यीस्ट और मोल्ड दोनों सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंड करते हैं, तो आंसर है सैप्रोफाइट। ओके, तो बच्चे कंफ्यूज हो गए हो आप, आंसर सैप्रोफाइट नहीं है, ये आंसर गलत है। आंसर है हमारा इसमें ई। आप देखो, हमें मालूम है कि यीस्ट अपना खाना खुद नहीं बना सकता, तो ऑटोट्रॉफ तो है नहीं, ये दूसरों पे डिपेंड करता है खाने के लिए, तो हेटेरोट्रॉफ है। तो आंसर क्या हुआ, हेटेरोट्रॉफ भी है और सैप्रोफाइट भी है। ओके, तो आंसर हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ हमारा ई। ओके, तो ऐसे में सारे ऑप्शंस बड़े ध्यान से पढ़ने होते हैं, और सैप्रोफाइट आपको इनिशियली लग रहा था कि आंसर वो है, मगर ऑप्शन क्या निकला, ई। ओके बेटा, तो अब ये क्वेश्चन नंबर 5, ये अब आप आराम से कर लोगे। क्वेश्चन यही है, हाउ डज यीस्ट और मोल्ड ऑब्टेन इट्स फूड। ऑप्शन 1, बाय सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, बाय डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, या हेट्रोट्रॉफिक रिलाइंग ऑन एक्सटर्नल फूड सोर्सेज, या ऑल ऑफ द अबव। अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी कि यीस्ट और मोल्ड सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन करते हैं, तो हमारा जो ऑप्शन ए है वो तो करेक्ट ही हुआ। ठीक है, बी डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मैटर को, डिकम्पोजर्स हैं यीस्ट और मोल्ड, डिकम्पोजर्स हैं, तो ये भी ऑप्शन हमारा ठीक हुआ। और हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ऑब्वियसली दूसरों पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, तो ये ऑप्शन भी ठीक हुआ। तो आंसर हमारा क्या हुआ, आंसर हमारा हुआ ऑल ऑफ द अबव। सो यीस्ट और मोल्ड यानी कि फंगस सैप्रोफाइट्स भी हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं, हेटेरोट्रॉफ्स भी हैं, किसी तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट यीस्ट न्यूट्रिशन। अगेन न्यूट्रिशन के ऊपर ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, आंसर्स देखते हैं, ऑप्शंस देखते हैं। यीस्ट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स आफ्टर ब्रेकिंग देम डाउन आउटसाइड इट्स बॉडी, यानी कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन करते हैं। ऑप्शन बी है, यीस्ट डाइजेस्ट फूड इनसाइड इट्स सेल्स, दैट इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ऑप्शन सी है, यीस्ट यूजेस बोथ इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन इक्वली। एंड ऑप्शन डी क्या है, यीस्ट सिंथेसाइजेस इट्स फूड थ्रू ऑटोट्रॉफिक मेथड्स। सो बच्चे इसमें से हमें ये तो पता चल गया कि यीस्ट ऑटोट्रॉफ तो है नहीं, अपना खाना खुद तो बना नहीं सकते, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, ऑप्शन डी तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होती है और इंट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या होती है। देखो, इंट्रा सेलुलर डाइजेशन का मतलब है कि जो यीस्ट सेल है उसके अंदर उसके अंदर हमारा जो है वो फूड जाएगा और वहां पर डाइजेशन हो रही होगी, यानी कि सेल के अंदर डाइजेशन हो रही होगी। ठीक है, तो मान लो ये हमारा सेल है और उस सेल के अंदर फूड जाएगा और अंदर डाइजेशन हो रही होगी, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन क्या है, कि जो ये यीस्ट है ये कुछ एंजाइम सिक्रीट करेगा बाहर, और बाहर हमारा यहाँ पर कहीं पर फूड पड़ा होगा, और वो जो एंजाइम्स हैं इस फूड को यहाँ पर सिंपलर सब्सटेंसेस में इसको कन्वर्ट कर देंगे, और फिर जो सिंपलर सब्सटेंसेस हैं वो न्यूट्रिएंट्स हमारे यीस्ट सेल के अंदर घुस जाएंगे। तो क्या होता है, क्या यीस्ट में इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है, क्या इसके अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है, या दोनों होती है। तो बच्चे यीस्ट के अंदर हमारा इंट्रासेलुलर डाइजेशन नहीं होती, यीस्ट के अंदर हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है।
तो हमारा आंसर क्या है? आंसर है ए। एक ही क्वेश्चन को, फंगस की न्यूट्रिशन को 3 अलग तरह से क्वेश्चंस में पूछ लिया। ओके, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन होती है यीस्ट में, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7, which of the following describes habitat of yeast and mold? Yeast thrives in dry environment while mold prefers moisture. Option B, both yeast and mold grow best in moist environments. Option C, mold grows in dry environment while yeast grows in moist environment. Option D, yeast and mold do not depend upon environmental conditions for growth. तो बच्चों इसका क्या आंसर है? देखो, मोल्ड के चैप्टर में हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। चलो, यीस्ट और हमारे मोल्ड है, ये दोनों ही हमारे फंगस है, ठीक है? तो इनको पानी चाहिए जीने के लिए। ओके, तो इसका आंसर हमारा ये है, बोथ यीस्ट एंड मोल्ड ग्रोज बेस्ट इन मॉइस्ट एनवायरनमेंट। हमारा आंसर यही है, यीस्ट और मोल्ड को मॉइस्चर चाहिए, दोनों को ही चाहिए। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है कि यीस्ट को अलग जगह कुछ कंडीशन चाहिए, मोल्ड को अलग चाहिए, दोनों को ही मॉइस्चर चाहिए। सो आंसर इज बी। तो कई बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ, सोचते हैं कि यीस्ट के लिए अलग कुछ चाहिए होगा, मोल्ड के लिए अलग कुछ चाहिए होगा। नहीं, दोनों फंगस हैं, दोनों को ही मॉइस्चर चाहिए। ओके, अब हम बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द प्राइमरी मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यीस्ट? यीस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरह से होती है? क्या वो स्पोर फॉर्मेशन से होती है, क्या बडिंग से होती है, क्या बाइनरी फिजन से होती है, फ्रेगमेंटेशन से होती है? तो अब सर क्वेश्चन आप ये बिल्कुल सोच रहे होंगे कि सर ये तो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर तो हमारी एनसीईआरटी क्लास 8 में नहीं दे रखा, तो आप याद करो, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स क्लास 7th में दे रखा था, तो क्लास 7th का थोड़ी भूल जाओगे, 11th में तो दोनों ही आने हैं, पूरा यीस्ट आना है, पूरा फंगस आना है। तो बच्चों क्लास 7th में पढ़ चुके हो, उसी को मैंने क्लास 8 में साथ में ले लिया है, आपके ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस में तो बिल्कुल आएगा। देखो, हमें मालूम है दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो लोग चाहिए, ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो है खुद ही अपने में से एक बेबी पैदा कर देगा। तो हम इसमें पढ़ते हैं अगर यीस्ट में किस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो इसका आंसर है बच्चों, यीस्ट में बडिंग होती है। ओके, तो अगर ये हमारा सिंगल सेल जो है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है, ये यीस्ट है, ये हम देख चुके हैं, और इसके अंदर यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एक बड फॉर्मेशन हो रही है, और ये जो बड जो है ये पेरेंट सेल्स के टूट जाएगी और एक बेबी सेल हमारा यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, तो यीस्ट में किस तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है? बडिंग होती है, बाइनरी फिजन नहीं होता, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन नहीं होता। फ्रेगमेंटेशन कहाँ होता था? एल्गे में होता था। स्पोर फॉर्मेशन कहाँ होता था? देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखते हैं स्पोर फॉर्मेशन कहाँ पर होता था। ओके, इसका आंसर है यीस्ट में बडिंग जो है वो हमारा एक मेथड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। क्वेश्चन नंबर 9 इज which structure is formed during asexual reproduction in yeast? तो yeast की जब asexual reproduction होती है तो क्या बनता है? क्या एस्कस बनता है, स्पोरेंजियम बनता है, कोनिडियम बनता है, बड बनता है? तो बच्चों इसका आंसर बहुत आसान है, इसका आंसर है बड। और पहले तीनों नाम आपने इसमें से सिर्फ स्पोरेंजियम पढ़ा होगा, एस्कस और कोनिडियम बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे। तो आंसर क्या है, जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही होती है यीस्ट में तो एक बड बनती है। हम इसका एग्जाम्पल समझते हैं। देखो, ये हमारा एक सेल है, पेरेंट सेल है, इसमें से एक बड बनी, और ये जो चेन ऑफ बर्ड्स बन गई यहाँ पर। और अब क्या होगा कि इसमें से हमारे नए सेल्स बनने लग जाएंगे, एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। सोचो कि एक ऑर्गेनिज्म है, यहां से आया, उसने बडिंग हुई और उसमें से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ओके, तो ये हमारी होती है बडिंग। ओके, तो दिस इज पेरेंट सेल, और हम बोल सकते हैं दिस इज द सन सेल या डॉटर सेल। ओके, सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इन बडिंग what happens after a new yeast cell forms? The new cell remains attached to the parent cell. The new cell detaches and grows independently. The new cell dies immediately. The new cell forms a spore. तो वो पूछ रहा है जब बडिंग होती है, एक जब नया यीस्ट सेल बन जाता है, तो उस नए यीस्ट सेल का ये नया यीस्ट सेल बन गया। अगर हम इस फिगर में देखें, इसमें यहाँ पर एक नया यीस्ट सेल बन रहा है, जो बड बनी है, ये 1 2 3, ये हमारे 3 नए यीस्ट सेल्स हैं। अब क्या होते हैं, ये यहीं पर ही अटैच्ड रहेंगे, और पहला ऑप्शन है जो नया सेल बना ये पेरेंट सेल से अटैच रहेगा। नहीं, इसने इंडिपेंडेंटली
पहले डिटैच हो जाना है, एक इंडिपेंडेंट सेल बन जाना है, इसने पेरेंट सेल से डिटैच हो जाना है और एक नया सेल बन जाएगा। ओके, सो आंसर क्या है? द न्यू सेल डिटैचेस एंड ग्रोज इंडिपेंडेंटली, एक उसकी इंडिपेंडेंट एक आइडेंटिटी बन जाती है। ओके, तो आंसर हमारा बी है। अगेन बडिंग से 3 क्वेश्चंस हमने बना लिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 इज व्हाट डज द फॉलोइंग फिगर डिपिक्ट? ये जो हमारी फिगर है जिसके अंदर ये सारे यीस्ट सेल्स हैं, ये क्या शो कर रहे हैं? क्या स्पोर फॉर्मेशन, बडिंग, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन? आंसर इसका बहुत आसान है। ये शो कर रहे हैं हमारी बडिंग हो रही है। आप अप्रिशिएट करो, स्पेशली इसको देखो, ये तो एक टेडी बियर की तरह दिख रहा है, ये भी एक टेडी बियर की तरह दिख रहा है। मैंने ये फिगर जो है वो विकी कॉमन से ली है, और ये एक्चुअल बडिंग हो रही है माइक्रोस्कोप के अंडर, ये वो वाली पिक्चर है। तो मुझे तो बहुत अच्छी लगी, आपको पता नहीं कैसे लगी, ये एक्चुअली बडिंग शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, which of the following is not a characteristic for asexual reproduction in yeast? Production of genetically identical offspring, the use of spores for reproduction, the formation of a new organism from a bud, the detachment of bud to form a new yeast cell. चलो इसका आंसर देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखें ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, हमें मालूम है कि ये दोनों करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि यीस्ट जो सेल है उसमें बडिंग होती है, उसमें जो बड जो है वो डिटैच हो जाती है अपने पेरेंट सेल से और एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है। सो वी ऑल नो दैट सी एंड डी आर करेक्ट। स्पोर फॉर्मेशन जो है वो हमारा मोल्ड्स में मिलता है, वो हमारा यीस्ट में नहीं मिलता। तो किसका कैरेक्टरिस्टिक है? मोल्ड। तो इसका आंसर क्या हुआ? बी। मगर एक चीज समझ लेते हैं कि क्या जो यीस्ट का जो सेल होता है उससे जो बेबी सेल निकलता है, क्या वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है? देखो, ह्यूमंस में एक मदर होती है, एक फादर होता है, उनका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपस में एक्सचेंज होता है, और वो जेनेटिक मटेरियल जो मिक्स होता है उसके कारण जो बेबी पैदा होता है उसमें जो है वहां पर जो बेबी होता है वो जेनेटिकली उसकी आइडेंटिटी पेरेंट्स मदर और फादर से दोनों से अलग होती है। मगर यीस्ट में जो सेल है वहां पर पेरेंट जो है वो एक ही है। ठीक है, उसमें दो ऑर्गेनिजम्स तो इन्वॉल्व नहीं हो रहे। अब उसका जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ ऐसे का ऐसे ही उसके बेबी में। ठीक है, तो जो यीस्ट में जो बडिंग के द्वारा जो हमारा नया सेल बन रहा है वो जेनेटिकली आइडेंटिकल होता है अपने पेरेंट से। ओके, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द मेन मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन मोल्ड्स? मोल्ड्स में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन मेथड क्या है? बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन? तो इसका आंसर क्या है? स्पोर फॉर्मेशन। नाउ दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन कि स्पोर फॉर्मेशन होती है मोल्ड्स में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर्स की मदद से होती है। हम ये देख चुके हैं कि एक हाइफा होता है, हाइफे के बाद यहाँ पर उसके एंड में ये जो बॉल्स लाइक स्ट्रक्चर है वो स्पोरेंजियम है, उस स्पोरेंजियम में स्पोर्स होते हैं और वहां से स्पोर्स बनते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि जो स्पोर्स जो हैं वो कहाँ पर कौन से स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं? वो स्पोरेंजियम में होते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई आर स्पोर्स इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल एंड स्प्रेड ऑफ मोल्ड्स? स्पोर्स जो हैं वो मोल्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? ऑप्शन ए, स्पोर्स हेल्प मोल्ड्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऑब्वियसली ये तो रॉन्ग है, फंगाई में फोटोसिंथेसिस होती नहीं है क्योंकि उसमें तो क्लोरोफिल होता ही नहीं है। ऑप्शन बी, स्पोर्स प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स फॉर द मोल्ड। बिल्कुल गलत। जो मोल्ड है उसको न्यूट्रिएंट्स तो ब्रेड में से मिलते हैं, वहां पर उसके हाइफे होते हैं, हम पढ़ चुके हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ब्रेड में चले जाते हैं और वहां से न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑप्शन सी, स्पोर्स इनेबल मोल्ड्स टू सर्वाइव हार्श कंडीशन एंड डिस्पर्स टू न्यू एनवायरमेंट्स। ये ठीक है। स्पोर्स असिस्ट मोल्ड्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो हमारा ठीक है वो स्पोर्स जो हैं वो थिक वॉल्ड होते हैं, जिसकी मदद से जो स्पोर्स होते हैं वो हार्श कंडीशंस जैसे कि ड्राई कंडीशंस को टाइड ओवर कर लेते हैं, और इसके अलावा विंड और एयर की मदद से ये अलग अलग जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं और वहां पर जाके वो फिर से एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, how do molds ensure dispersal of the spores? By using wind or water to carry them to new locations,
by using bud to attach to animals, by forming large fruiting bodies that attract insects, by growing very large and splitting into pieces. बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर ए है कि जो स्पोर्स हैं एक जगह से दूसरी जगह जो है हमारा विंड की और वाटर की मदद से जाते हैं, नई जगह जाते हैं और फिर वहां पर ग्रो करने लग जाते हैं। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ये सभी हमारे आंसर्स हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको आज की क्लास जो है पसंद आई होगी। फिर से मिलेंगे एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।